बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका जो टॉपिक है पाकिस्तान स्टडी से रिलेट करता है। तो जो लास्ट टाइम हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, उस पर जो पर्सनैलिटीज़ थी उनका किरदार जो था वो हमने डिस्कस किया था। उसमें आपके सिलेबस के मुताबिक सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसमें हमने तीनों पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस किया था कि उन्होंने क्या एफ़र्ट्स की मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए, कि जो इंडिपेंडेंस की जो तहरीक थी उन्होंने ज़ोर पकड़ा, और उसमें इन तीनों पर्सनैलिटीज़ का क्या किरदार था। सर सैयद अहमद ख़ान का जो हमने उसमें उनकी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया उनके किरदार के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले हमने उनका इंट्रोडक्शन करवाया था आपको। उसके बाद मैंने उनका जो एजुकेशनल रोल क्या था, उनका रिकन्सिलेटरी रोल क्या था, उनका सोशल रिफॉर्मिंग का रोल क्या था फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसी तरह जो सेकंड पर्सनैलिटी थी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ठीक है, उनका हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि इंट्रोडक्शन के हवाले से आपको हमने उनका जो लेक्चर डिलीवर किया गया। उसके बाद जो उनकी एफ़र्ट थी, वो मेन एफ़र्ट थी जो उनका एड्रेस था इलाहाबाद 1930। तो उसके बारे में आपको उसके खदोखाल और फ़ीचर्स जो थे वो नुमायाँ तौर पर बताए गए कि वहाँ उस एड्रेस से जो था टू नेशन थ्योरी का जो एक तस्वर था वो अख़ज़ किया गया, जिसको लेकर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो थे वो आगे चले। फिर इसके बाद हमने आपको जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके मतलब आपको लेक्चर डिलीवर किया गया। उसमें जो था उन्होंने आपको हमने उसका इंट्रोडक्शन करवाया कायद आज़म का। उसके बाद कायद आज़म की जो खिदमात थी वो आपको बताई गई कि उन खिदमात के हवाले से उन्होंने जो उनका पहले इंट्रोडक्शन में कि उन्होंने उनका एजुकेशनल उनका बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद वो सियासी तौर पर जब वो आए और उन्होंने पहले कांग्रेस ज्वाइन की, ठीक है। कांग्रेस में उनको जो है उन्होंने एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी जो उनके उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उनके साथ काम किया, और उनकी खिदमात को सराहते हुए जो है उनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी जो थी उसका मेंबर भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। उसके बाद उन्होंने जो है जब देखा कि मुसलमानों के हवाले से ख़ुसूसन जो बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान थे, तो उनके हवाले से जो उनके राइट्स की वायलेशन हो रही थी, तो फिर उन्होंने उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और एज ए मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग जो उसमें खिदमात सर अंजाम दी, और मुसलमानों के लिए उन्होंने जो है दिल्ली प्रपोज़ल्स पेश की गई, जिसमें मुसलमानों के राइट्स के बारे में बताया गया कि मुसलमानों के राइट्स की प्रोटेक्शन किस तरीके से हो सकती है। उसके बाद दिल्ली प्रपोज़ल्स के रिप्लाई में एक नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको काउंटर करने के लिए कायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स जो हैं वो पेश किए, और उनमें बताया गया कि ये चीज़ें जो हैं ये मुसलमानों के लिए होनी चाहिए, ये राइट्स मुसलमानों को दिए जाने चाहिए। फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो है उसमें अपना जो रोल था अदा करते हुए जो सियासी तौर पर जद्दोजहद थी, उसके आगाज़ में मुसलमान जो थे बरसगीर के रहने वाले, उनमें सियासी शऊर, सियासी आगाही जो है वो उजागर करने की कोशिश की अपनी कोशिशों के साथ। और उसके बाद उन्होंने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, ठीक है, उनमें उन्होंने शमूलियत इख्तियार की।
फिर हमने उनकी शख्सियत के जो मुख्तलिफ़ पहलू थे, जो उन्होंने पाकिस्तान, आज़ादी पाकिस्तान, मुसलमानों की आज़ादी के लिए जो एक मुमलिकत पाकिस्तान का वजूद था, उसके लिए जो जद्दोजहद की, उस पे हमने डिस्कस किया। तो उसमें ये सारी चीज़ें आते हुए फिर हमने उनका रोल एज़ ए फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वो भी डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक है आपका फर्दर आपके सिलेबस के मुताबिक, वो है आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान ने प्रॉब्लम्स फेस की, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो ये अर्ली प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन, आज के लेक्चर का आपका टॉपिक ये है। ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, कि एक्सप्लेन द अर्ली प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पाकिस्तान आफ्टर इट्स क्रिएशन। वो कौन कौन से मसाइल थे जो पाकिस्तान बनने के बाद मुमलिकत पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ा, उन मसाइल का। तो उसमें जो पहली हेडिंग में आपको हेडिंग वाइज आपको जो हम वो प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्या थी। तो उनमें अनजस्ट अवार्ड बाय सर रेडक्लिफ, ये पहली प्रॉब्लम जो हमें जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। ये एक जो पहला मसाइल थे जिसमें जो रेड क्लिफ ने अवार्ड दिया था, उसका एक गैर मुनसफ़ाना अवार्ड जो था, उसका सामना करना पड़ा मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को। जो मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट थे, उनको मुमलिकत पाकिस्तान जो थी वो तो एक अलहदा मुमलिकत की हैसियत में हमें मिल गई, लेकिन उसमें जो तकसीम का तरीक़ाकार था, मुमलिकत की तकसीम का तरीक़ाकार था, वो रेड क्लिफ ने उसमें एक गैर मुनसफ़ाना तकसीम का अंसर उसमें जो है पाया जाता है। दूसरा, पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो इंतज़ामी अमूर थे एक मुमलिकत को चलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यू बोर्न कंट्री था, तो नई मुमलिकत को चलाने के लिए जो इंतज़ामी अमूर थे, उनको चलाने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या क्या थीं, वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को किन किन मामलात का सामना करना पड़ा। थर्ड था, जो तीसरी प्रॉब्लम हमें थी, अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़। जो महाजरीन अपने घरों को छोड़कर एक नई मुमलिकत में आ रहे थे, उनको संभालना भी नई मुमलिकत के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। जो अपने घरों को छोड़कर, अपने जो रोज़गार थे उनको छोड़कर बेयारो मददगार पाकिस्तान में आए,
तो एक नई मुमलिकत को उन रेफ्यूजीज़ को संभालने के लिए भी हमें काफ़ी मसाइल थे, और ये भी बहुत बड़ा मसला था मुमलिकत पाकिस्तान के लिए कि उससे निपटा जाएगा। तो इसमें जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ एसेट्स। ये हमारा चौथा प्रॉब्लम था जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, कि जो असासा जात थे, एसेट्स थे जो एक मुमलिकत को मिलने चाहिए थे, ठीक है, जो एक आज़ाद मुमलिकत के लिए होने चाहिए थे, ठीक है, उनकी भी गैर मुनसिफाना तौर पर तकसीम की गई। तो इसमें हमने जो पहली प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी कि वो एक अनजस्ट अवार्ड बाय रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ ने एक गैर मुनसिफाना अवार्ड के तहत पाकिस्तान की तकसीम की, या पाकिस्तान या इंडिया की जो दो आज़ाद मुमलिकत बनाई गई थी उनमें गैर मुनसिफाना किरदार था। सेकंड उसमें था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी, इस मुल्क को चलाने के लिए जो प्रॉब्लम्स थी, इंतज़ामी अमूर थे, उनके बारे में हमारे मसाइल थे। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़, जो महाजरीन काफ़ी तादाद में अपने घरों को, जो अपने आबाओ अजदाद की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो अपने वहाँ पर जो उनके रोज़गार थे, वो सारा कुछ छोड़कर जो पाकिस्तान में वो आए एक आज़ादी की खातर, आज़ाद मुमलिकत में रहने के लिए, तो उनको एडजस्ट करने के लिए भी एक जो मुमलिकत थी पाकिस्तान की, उसको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला था एक न्यू बोर्न स्टेट के लिए। और उसके बाद चौथा जो है डिवीजन ऑफ एसेट्स, कि ये जो असासे थे उनकी जो तकसीम की गई, उनको जो डिवाइड किया गया, वो भी गैर मुनसिफाना तरीके से किया गया। जो फैक्ट्रीज़ थी, जो सनती कारखाने थे, जो दीगर अमूर थे जो एक मुमलिकत के लिए एसेट्स की हैसियत रखते हैं, उनमें भी जो है गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। जो ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान को रिक्वायर थे, जो दीगर एक मुमलिकत के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो पाकिस्तान को उनका आज़ाद मुमलिकत को उनका ड्यू शेयर नहीं दिया गया। तो उस ड्यू शेयर में भी जो एक आज़ाद मुमलिकत की ग्रोइंग के लिए ज़रूरी होता है, हमें हमारे वो एसेट्स जो थे वो भी मुनसिफाना तरीके से नहीं दिए गए। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान ने फेस की, डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था। किसी भी मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम के लिए आर्म फोर्सेस का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो जब एक मुमलिकत की आज़ादी को तो तस्लीम कर लिया गया, लेकिन जो उसके रिक्वायरमेंट थी, जो उसके हिस्से में जो चीज़ें आती थीं, उनमें नाइंसाफ़ी का आंसर पाया गया। तो जो आर्म फोर्सेस एग्ज़िस्ट कर रही थी, जिन्होंने एक मुमलिकत की सलामती को यकीनी बनाना था, उनमें भी जो है
वो गैर मुनसिफाना तरीके से पाकिस्तान को आर्म फोर्सेस के हवाले से भी उसमें महरूमी का शिकार किया गया। जो आर्मी के जो रेजिमेंट या जो एसेट्स थे, जो मामलात थे हमारे हिस्से में आने थे, वो उनमें भी गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। तो ये पांचवी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी इसमें, वो है डिवीज़न ऑफ आर्म फोर्सेस। तो छठा प्रॉब्लम था उसमें कैनाल वाटर प्रॉब्लम्स। जो हमें नहरी निज़ाम था हमारा, जो हमारे आबी वसाइल थे, उनमें भी हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं दिया गया। पाकिस्तान को इन अमूर के हवाले से भी जो मसाइल थे उनका सामना करना पड़ा। उसमें हमारे हिस्से के दरियाओं का पानी जो था उसमें हमें ड्यू शेयर नहीं दिया गया। जो हमारे मुल्क में जो रिक्वायरमेंट थी इस हवाले से, कैनाल्स के हवाले से कह लें या वाटर प्रॉब्लम्स के हवाले से कह लें, उसमें भी हमें जो है वो हमारे ड्यू शेयर से महरूम किया गया। तो इसमें जो आखिरी पॉइंट हम इसमें कह देते हैं कि जो आंसर आ जाता है वो है मसाइल तो काफ़ी थे जिनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, लेकिन ये चीदा जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें पाकिस्तान को एक नई स्टेट जो मुसलमानों के लिए वजूद में आई थी उसको उलझाया गया इन मसाइल में, और पाकिस्तान को इन मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इसमें एक ये भी अहम इशू था कि डिस्प्यूटेड स्टेट्स, जो मुतनाज़ा रियासतें थीं, जैसे रियासत जूनागढ़, रियासत जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोट कर रहा हूँ, या आप अपने सिलेबस के मुताबिक अपने इसमें देखेंगे तो आपको काफ़ी मटेरियल इसमें मिल जाएगा। तो तय ये पाया था कि जिन रियासतों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी वो रियासतें पाकिस्तान में शामिल की जाएंगी, लेकिन नाइंसाफ़ी करते हुए, गैर मुनसिफाना तकसीम करते हुए, जहाँ पर मुस्लिम आबादी अक्सरियत में थी वो रियासतें जो हैं वो पाकिस्तान में शामिल नहीं की गईं। उसमें एक बदउनवानी का अंसर पाया जाता है। जो उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसमें, और जो हिंदू इस्टेब्लिशमेंट या हिंदू कह लें, उनमें एक गठजोड़ था, जिसके नतीजे में जो रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में आनी थीं उनके मुतल्लिक़ भी जो वाज़ेह तरीक़ाकार से पॉलिसी थी उससे भी इनहराफ करते हुए जो पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली रियासतें थीं उनको भी जो है वो हमारा ड्यू शेयर जो है हमें नहीं दिया गया उसमें। तो ये प्रॉब्लम्स तो काफ़ी थी, लेकिन आज के आपके टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको 7 प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो डिस्कस की हैं हमने इसमें। अनजस्ट अवार्ड बाय सर रेडक्लिफ, ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ी एक मुमलिकत के अमूर को चलाने के लिए, और जो अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़
जो महाजरीन की बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आमद थी, उस मसले से निपटने के लिए भी पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ा। उसके बाद डिवीज़न ऑफ एसेट्स, जो पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले असासाजात थे, ठीक है, उनमें पाकिस्तान को ड्यू शेयर नहीं दिया गया। उसके बाद हम डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म फोर्सेस थी उनमें जो पाकिस्तान का ड्यू शेयर बनता था, जो कि एक मुमलिकत के सलामती के लिए नहायत ही ज़रूरी हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए हमारा ड्यू शेयर जो है उससे इनराफ़ किया गया। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम उसमें हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो है एक महल वक़ू के हवाले से ऐसा ज़रई रकबा अता किया है कि उसमें कैनाल एंड वाटर प्रॉब्लम्स जो थे उनमें भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, जो कि हमारे लिए एक ज़रूरी अंसर था इस मुमलिकत को चलाने के लिए। फिर उसके बाद डिस्प्यूटेड स्टेट्स के इश्यूज़ में हमें उलझाया गया, जैसा कि मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोड किया है कि रियासत जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो इसमें इन जो आज तक जम्मू एंड कश्मीर का मसला जो है वो चल रहा है, जो कि तय हुआ था कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी वो इलाके पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर किए जाएंगे। तो आज की आप मौजूदा पाकिस्तान की कंडीशन को देखें तो ये डिस्प्यूटेड स्टेट्स का जो इशू है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर का इलाका जो है वो आज भी हमारे लिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी काउंट होता है। और जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी कश्मीरी मुसलमानों का हक़ खुद इरादियत जो है उसको तस्लीम किया है, और मुतअद्दिद करारदादें जो हैं, रेजोल्यूशंस जो हैं, वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के बारे में मंजूर हो चुकी हैं कि इस टेरिटरी का, जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी का फ़ैसला वहाँ के रहने वाले बाशिंदे जो हैं वो अपने वोट की ताकत से, अपने राय दही की ताकत से उसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन जो इंडिया है वो इंतहाई शातराना तरीके से एक चालाक ज़हनियत के साथ मुसलमानों को, ख़ुसूसन कश्मीर के मुसलमानों को, उनका राइट हक़ खुद इरादियत देने से, उनके हक़ खुद इरादियत के राइट को तस्लीम करने से वो इनकारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तकरीबन 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए, और वो जो इश्यूज़ हमारे लिए क्रिएट किए गए थे वो आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। और कैनाल एंड वाटर्स का जो इशू है, जो दरियाई पानी हमारे हिस्से में आता था उस पर जो मुआहिदा किया गया उससे भी वो इनहराफ कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए इशू है। और पाकिस्तान चूँकि एक न्यू बॉर्न स्टेट थी, तो उसमें जो एसेट्स थे हमारे हिस्से जो आने थे वो हमें नहीं मिले, जिससे हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और जो आर्म फोर्सेस थी उनकी भी गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। हमारे लिए मुख्तलिफ़ सलामती के जो अमूर थे वो पैदा किए गए ताकि हम इन अमूर में, इन मसाइल में उलझे रहें, और जो एक प्रॉस्पेरिटी, जो एक तरक्की पजीरी का अमल था हमारा, ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए रख कर हमें जो है आगे बढ़ने से, एक न्यू बॉर्न कंट्री को आगे बढ़ने से उसमें रुकावट पे क्रिएट की गई। और इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे, ठीक है, वो हमारे लिए अधूरे छोड़े गए। तो इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कायद आज़म ने आज़ादी के लिए जो एफ़र्ट्स की थी उससे भी कई गुना ज़्यादा पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए एफ़र्ट्स करना शुरू कर दी। तो उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान में जो आइनी अमूर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर थे, जो रेफ्यूजीज़ से मुतल्लिक़ मसाइल थे, जो हमारे एसेट्स जिनसे हमें महरूम किया गया, उनकी कमी को पूरा करने के लिए और जो हमारे प्रॉब्लम्स थे आर्म फोर्सेस के हवाले से, जो हमारे प्रॉब्लम्स थे एक डिस्प्यूटेड स्टेट के हवाले से, ठीक है, कायद आज़म ने अपनी क़यादत में, अपनी रहनुमाई में इस मुल्क को चलाने के लिए अनथक काविशें, कोशिशें करना शुरू कर दी ताकि इन मसाइल से निपटा जाए। तो इसमें ये मसाइल जो हैं ये क्रिएट करके एक न्यू बॉर्न कंट्री को मज़ीद उलझाया गया ताकि वो आगे जाने की बजाय उसमें एक मुस्तकिल पजीरी का जो अमल होता है उसको रोका जाए। तो ये तमाम अमूर जो थे इनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इन मसाइल को फ़ेस किया और फ़ेस करते हुए इन मसाइल का हल तलाश करते हुए एक आज़ाद मुमलिकत को के वजूद को ना सिर्फ तस्लीम कराया बल्कि इंतज़ामी अमूर से इस जो मसाइल थे वो हल करते हुए इस मुल्क को चलाया गया। जो रेफ्यूजीज़ के जो मसाइल थे उनसे निपटा गया, जो हमारे एसेट्स के हवाले से जो मसाइल थे उनसे निपटा गया, जो हमारे आर्म फोर्सेस के हवाले से मसाइल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में एक मज़बूत आर्म फोर्सेस का स्ट्रक्चर मौजूद है और हम अपनी फ़ौज पर अपने मुल्क की सलामती के लिए हर हवाले से भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह कैनाल एंड वाटर प्रॉब्लम्स जो थी पाकिस्तान के लिए क्रिएट की गई, उनका भी काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने जो है वो उन मसाइल का भी अहाता करते हुए उनका सलूशन हमने किया है। उसके बाद डिस्प्यूटेड स्टेट्स का जो मसला था तो उसमें पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों को मद्देनज़र रखते हुए ख़ुसूसन जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी हद तक इस नहज पर हम लेके आए हैं कि हमने कश्मीरियों की काफ़ी सपोर्ट की है, क्योंकि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। तो शहरग के बग़ैर जो है हम अधूरे हैं। तो हमने कश्मीरियों का सफ़ारती लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, तामीरी लिहाज से, हर पहलू से हमने जो है उनकी मदद की है और दुनिया को ये बावर कराया है कि ये जो सफ़ाक मुल्क इंडिया, जो कि एक सेकुलर स्टेट होने का जो दावेदार है, वो जो मुख्तलिफ़ अक़लियतें पाई जाती हैं उनके हकूक़ का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से जो लेजिस्लेशन के अमूर थे पाकिस्तान में किए गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक तारीख़ी पस मंज़र से निकल कर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ताबे इस मुल्क का सिस्टम चलाया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको एक अमूर मुमलिकत चलाने के लिए एक वसी बुनियादी मुसलमान असूल जो हैं वो प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए बल्कि एक स्टेट को चलाने के जो अमूर हैं उनके मुतल्लिक़ आगाही देता है। इंडिविजुअल के राइट्स क्या हैं, बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, बेसिक लीगल राइट्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, इस चीज़ की आगाही इंडिविजुअली एक
शहरी को भी, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को भी देता है, और इज्तमाही तौर पर भी एक मुमलिकत में रहने वाले लोगों को भी ये चीज़ इस बारे में आगाही देता है। और इसके बाद एक मुमलिकत के स्ट्रक्चर को चलाने के लिए भी इसमें मुकम्मल तौर पर आपको वो तरीक़ाकार, वो ज़ाब्ते प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि एक मुमलिकत जो है वो किन तरीक़ाकार के मुताबिक आगे चलेगी। वो मुमलिकत किन तरीक़ाकार के मुताबिक आगे चलेगी? एक मुमलिकत को चलाने के लिए वहाँ पर एक जुडिशल सिस्टम होना चाहिए। उस जुडिशल सिस्टम के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसमें बताया गया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में बताया गया है। और इसके अलावा जो दूसरे अमूर हैं पाकिस्तान में, जो ये एक कंट्री जो है जिन जिन अमूर के तहत चलेगी, वो सारे अमूर, वो सारे तरीक़ाकार, वो सारे ज़ाब्ताकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें इस चीज़ की ज़मानत देता है कि एक इंडिविजुअल के राइट्स क्या हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें ये भी बताता है कि एक स्टेट जो है उसकी सॉवरन होने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सॉवरनिटी ऑफ द स्टेट जो है वो उस वक्त होगी जब कोई स्टेट अपने रहने वाले बाशिंदों के राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करेगी, राइट्स की प्रोटेक्शन करेगी, और एक इंडिविजुअल जो है वो उस वक्त